हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 63 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कक्षा है 7, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है। उसके बाद है कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट, किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र दिल्ली के सुल्तान पाठ से प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र दिल्ली के सुल्तान पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र दिल्ली के सुल्तान पाठ से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। और प्रदर्शन विधि इत्यादि लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र दिल्ली के बारे सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक
पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? एशिया महाद्वीप। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, एशिया महाद्वीप के किस देश में हम लोग रहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत देश में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, भारत देश के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ताजमहल, लाल किला। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, लाल किला कहाँ स्थित है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, दिल्ली में अंग्रेजों से पहले किसने शासन किया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुगलों ने किया। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, इन मुगलों को क्या कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, इन मुगलों को दिल्ली का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर पहले बता देंगे बच्चों को, इन मुगलों को क्या कहा जाता है? दिल्ली का सुल्तान कहा जाता है। और आज हम इतिहास से दिल्ली के सुल्तान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के सुल्तान हेडिंग देकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी जिन्हें अजमेर के चौहान यानी कि जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है, ठीक है, ने हराया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। पहला पॉइंट में लिखेंगे दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी जिन्हें अजमेर के चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं तोमर राजपूत शासक। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में कहाँ पर वाणिज्य का केंद्र बन गया था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं?
उत्तर देते हैं दिल्ली। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए प्रश्न करते हैं, इन सुल्तानों के अधीन दिल्ली कैसे हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली। पहला पॉइंट में लिखेंगे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं फारसी। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रजिया सुल्तान। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दूसरा प्रश्न करेंगे, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने
45 मिनट का क्लास लिया बच्चों का, बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी। दूसरा प्रश्न करेंगे, रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटा दिया गया। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।